अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी। और मेरे अटायर से, मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत खूबसूरत गांव में। अनफॉर्चुनेटली शहर की बर्क रफ्तारी की वजह से गांव की वो तमाम रवायात, वो कल्चर कहीं ना कहीं मान पड़ गया है। आज इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है कि उन तमाम रवायात को रिवाइव किया जाए। तो आइए मेरे साथ और चल के गुजारते हैं खूबसूरत सा दिन इस खूबसूरत से गाँव में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं तंदूर के सामने मौजूद हूँ और गांव में आज भी तंदूर में रोटी बनाई जाती है। लकड़ियों से तंदूर को पहले जो है वो जलाया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और फिर इसमें रोटी जो पकती है उसका जायका ही बहुत मुनफरिद होता है। ये जो गैस के चूल्हों पे हम रोटी बनाते हैं उसका वो जायका नहीं होता जो इस तंदूर में बनी हुई रोटी का जायका होता है। और मैंने आग लगाने की बहुत कोशिश किया, आग लगाना आसान काम नहीं है एंड आई एम सक्सेसफुल और आग जो है वो फाइनली लग चुकी है। थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगी कि सारी जो लकड़ियाँ मैंने इसमें डाली हैं ये जल जाएं, तंदूर गर्म हो जाए और फिर आप लोगों के सामने आपको आज मैं तंदूर में रोटी बना कर दिखाऊंगी। और आग लग चुकी है। अरे वाह वाह वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तंदूर में आज मैंने आग लगा ली है। पहले देखती थी मैं अपनी नानी दादियों को तंदूर में आग लगाते हुए और रोटी बनाते हुए। आज जो है आप देख सकते हैं आग मैंने ही लगाई है और अभी थोड़ी देर में, कुछ देर बाद हम इसमें रोटी भी बनाएंगे और तंदूर जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग मेरे हाथ देख सकते हैं, दिस इज द प्रूफ कि आग मैंने ही लगाई है। वाओ तंदूर में आग तो मैंने जला ली और जब तक तंदूर तप रहा है मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और चाय पी जाए। गुड़ और खालिस दूध की बनी हुई है चाय, इसका फ्लेवर ही और है। और जैसा कि आप लोग मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत घर आपको नजर आ रहा है। मिट्टी का बना हुआ ये घर है, मिट्टी की बनी हुई ये दीवारें हैं, खूबसूरत खिड़कियाँ और दरवाजे। मुझे खुद भी नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि मैं अक्सर ही आप लोगों को भी बताती रहती हूँ कि मैं मियाँ वाली से हूँ और जब भी मैं मियाँ वाली जाती हूँ तो ये शैया में देखने का मौका मिलता है। एरिया सोनिया इतने मैं कोई घड़वंजी डिठी है, घड़े डिठे, हुक्का डिठम, तनूर है, चुल्ला है, ए मूड़े पैन मंजी पई मैनू एडा ज्यादा मैं सोचेंदी पई हम कि अरसा थी गया मैं मियाँ वाली कोना आ गई थे देर मैं इतने आई हाँ। ताबो हवा एडी खुशगवार है, तरो ताज़ा हर शय है। इन्हें तो तुसा लाहौर दे विच या पंजाब दे विच सा ही ना गिन सकते स्मोक की वजह तो, लेकिन आज मैं इतने आई हाँ तो मैं लगता पिया मैं नवी जिंदगी मिल गई है। बहुत ज़्यादा रिफ्रेश पे फील करेनी हाँ। थोड़ी देर में रोटियाँ बने सा, थोड़ी देर में मैं रोटियाँ बनाऊंगी, साथ में कुछ सालन भी होगा, आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी जिस मधानी और घड़वंजी का मैं जिक्र कर रही थी, मधानी में हम आपको बताएंगे कि मक्खन कैसे बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही कन्वेंशनल एंड ओल्ड स्कूल तरीका था मक्खन निकालने का। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि मधानी में से मक्खन कैसे निकलेगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बड़ा चंगा जी।
वधिया हाल है आपका। बढ़िया हाल। नाज़रीन, इस गांव में रहने वाले फकीर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, गांव की ज़िंदगी के बारे में इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहेंगे। चाचा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है? बहुत सोहना हुंदा। सुबह उठ के की करते हो? बस सुबह उठ के आपदा मूँह मां धो के आपदा नाश्ता करके आपो आपदे कारोबार च लग जाइदा। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? एक परौंठा और चाह का कप 2 कप पिए 3 पिए पानी। माशाल्लाह ते पराठा देसी घी दा खांदे हो? देसी घी का। चाचा जी, सारा दिन की करदे हो? सारा दिन किवें लंघदा है? बड़ा सौखा लग जाता। झुक्का पीते रहीदा, आपदे माल डंगर का ध्यान रखीदा। जिहदे पट्ठे मुक्के उहनूं पट्ठे पा दित्ते, मुर्गी का दाना मुक्या दाना पा दित्ता, मोरां नूं पा दित्ता। सारी टाइम खुशगवार लंघ जाता। ते चाचा जी, हुक्का तुसी क्यों पींदे हो? हुक्का जी बचपन ही मेरा दादा पींदा है, मेरा प्यो पींदा है, मैं पीन लग पिया। किहड़ी गल है, सारे पींदे। अच्छा चाचा जी, मैं एक चीज नोट करदी पई। तुहाडा खुस्सा ते मेरा खुस्सा ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ खुस्सा? मैं जे आपदे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। अच्छा, ये तो कसूर का आपने खुस्सा पहना हुआ हाँ है। जी। और गिफ्ट ये आपको किसने किया था? मेरे दादा ने। अरे वाह वाह, चाचा जी ने पहना हुआ है अपने दादाजी का खुस्सा। बहुत खूबसूरत है आपका खुस्सा। चाचा जी, मैनू यह दसो कि तुहाडे कोल किन्ने डंगर ने? 2 भैंसां ने ठीक है। ते 5 गाय ने। एक बच्चा है गड्डू ते जोन वास्ते, पट्ठे लियाउण वास्ते। क्या क्या ले जाओ वास्ते? गड्डू ते जोन वास्ते ना रेड़ी ते, रेड़ी पंजाबी च बोलदे ने, रेड़ी ते जोन वास्ते बैठ का है। अच्छा, बैठ का है। ते ठीक ओह ठीक ठीक। पट्ठे ठोक ढूंढा लियाउंदा ਉਹਨਾਂ मुर्गियां वगैरह भी है? मुर्गियां, मोर, तितर सारा कुछ हैगा। अच्छा, जबरदस्त। चाचा जी, मैनू यह दसो कि इन्ना सोना घर किस चीज नाल बनाया हुआ है? मिट्टी, गारा ते तूड़ी, अच्छा ਲੱਕੜ ਬੂਰਾ, ਕਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਛੜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪੈ ਤੇ ਖੁਰੇ ਨਾ। अच्छा, तो चाचा जी, ਇਹਦੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈਗੀ, जी सर्दियों में ये गर्म होती है और गर्मियों में ये ठंडी होती है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। अच्छा ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। अच्छा, मतलब ਇੱਥੇ एसी ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁੰਡ ਸੰਡ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਦਰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਪਾ ਕੇ? ਸੁੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਸੁੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਖਰੋ ਮੇਵੇ ਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਵਾਰੇ ਸ਼ੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਫਿਰ 200 ਘਿਓ ਦੀ ਸਿਆਲ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਚਾਲੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਫਿਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। अच्छा, मतलब पूरा सियाला लंघ जाता है। हाँ, सियाला मतलब सर्दियां बहुत अच्छे से गुजर जाती हैं। अच्छा चाचा जी, मैनू यह दसो कि तुसी साग लस्सी हाँ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ। गर्मी सर्दी? ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ। नमकीन या मीठी? ਨਮਕੀਨ ਲੱਭ ਜੇ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਜਿਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, मैनू यह दसो चाचा जी, ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह सेहत ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਪੱਟ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह चाचा जी, मतलब आप बिल्कुल फिट है। Fit। तो फिटनेस का राज, तो ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 2-2 ਮੀਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, 4 ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 2 मील बकरियों के साथ चलना चाहते हैं? 4 ਦਾ अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਆਪਦੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। पार्डन माय पंजाबी, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं चाचा जी
कि हम लोगों को बता सकें कि गांव में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। सादा अंदाज है लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी लोग यहाँ पे बिल्कुल गुजारे। ताज़ा हवा मिलती है, शहर ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ है और आपने हमें गांव की ज़िंदगी के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे बहुत अच्छा लगा चाचा जी से बात करके और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अब आइए मेरे साथ चल के करते हैं गांव की सैर, गांव के आपको खेत दिखाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर मौजूद हैं, बकरियाँ, गाय, भैंसें। आइए मेरे साथ। मैंने पूरा दिन आज इस खूबसूरत गांव में गुजारा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील एनर्जेटिक, आई फील रिफ्रेश्ड और मुझे लगता है कि सबको वीकेंड्स पे जो है वो देही इलाकों में जाना चाहिए, या फिर अगर आपके घर के करीब या आपके इलाके के करीब कोई गांव है तो ज़रूर जाएं जी अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स पे। आपको भी उतना ही अच्छा फील होगा। और आज मैंने खुद को नेचर के बहुत करीब पाया। लेकिन जमील, मैंने, मेरी टीम ने, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील सुखेरा और मेरे साथ है हिना न्याजी। और हिना न्याजी पहुंची हुई थी एक देहात में और आपने तफसीलन देखा कि एक देहाती जिंदगी कैसी होती है। और हिना, जिस खूबसूरती से आपने इसको एलेबोरेट किया है, आपने देहाती जिंदगी में खुद रंग गई जी। और हमें रोटियां भी बना के खिलाई, लस्सी भी पिलाई, बाबा जी से बातें भी की, वहाँ पर कच्चे मकान किस तरह बनते हैं वो भी बताया, और वहाँ की हेल्दी लाइफ। माशाल्लाह वो जो बाबा जी हैं वो इतनी एज होने के बाद, इतनी एज है उनकी, और वो कह रहे थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ही वाज सो एनर्जेटिक जमील। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, मैं तो मियाँ वाले से हूँ, मैंने तो ज़िंदगी गुजारी है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करीब से देखा है। लेकिन इतने अरसे बाद जब दोबारा मैं इस गांव में गई तो मुझे लगा कि नेचर के तो मैंने करीब खुद को पाया। मुझे अपनी ज़िंदगी मैंने एक नए एंगल से उस दिन गुजारी और बहुत अच्छी, मुझे लगता है वो वाइब भी उस जगह की बहुत, आबो हवा भी बड़ी अच्छी मिली होगी। मैं यही आपको तो सांस भी बड़ा खुल के आ रहा था मुझे सांस। और जिस तरह से वो कल्चर, जो वो कल्चर का, हमारी रवायात की कुछ चीज़ें पंजाब के कल्चर की जो भी मांद पड़ चुकी हैं जमील, उनको हमने रिवाइव करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए चैलेंजिंग था इस पूरे सेगमेंट में, वो तंदूर में आग जलाना था, और हाथ से रोटी लगाना, और हाथ से रोटी लगाना, और गर्म तपते हुए तंदूर में जब मैंने रोटी लगाई। लेकिन बहुत अरसे बाद मैंने आप छा गई हैं। थैंक यू जमील, बट वी मिस्ड यू, हमने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू। और मैं भी देख के मुझे ये अंदाजा हो रहा था, और मैं सोच रहा था कि काश मैं भी टीम के साथ, आपके साथ वहां पर होता तो और मजा आता, और ज्यादा मजा आता। नाज़रीन, इस पूरे सेगमेंट का मकसद ये है कि पंजाब, पंजाबी सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, इन सारी चीज़ों पर बात करना। और पंजाब और पंजाबी कल्चर की जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ जेहलम, रावी, चनाब, सतलुज और ब्यास बहते हैं, जहाँ बुल्ले शाह, वारिस शाह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, जहाँ हड़प्पा है, जहाँ गंधारा की तहजीबें हैं, जहाँ हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबान, सोनी माहीवाल जैसी लाजवाब दास्तानें अब यहाँ की हैं। और पंजाब का अपना एक कल्चर है जिसकी सकाफत त्योहारों, खानों में, मलबूसात में, तारीखी मकामात समेत अपने अंदर हज़ारों रंग समोए हुए हैं। पंजाबी सकाफत दुनिया की तारीख में सबसे कदीम तरीन सकाफतों में शुमार होती है, लिहाजा हमने इस पर बात करना बहुत ज़रूरी समझा। और आज इस प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंजाब के कल्चर को, हम उसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे, कल्चर पे बात करेंगे, और हमारे अटायर से और हमारे ड्रेसेस से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हम इसकी सकाफत पे बात करेंगे। हमारे पास कुछ फोक सिंगर्स भी मौजूद होंगे जो भी प्रोग्राम। बिल्कुल, हमारे साथ जाहिद हसन साहब हैं, प्रोफेसर जाहिद हसन साहब पंजाबी के टीचर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अली बख्श पंजाबी फोक सिंगर हमारे साथ हैं, हम उनसे
पंजाबी म्यूज़िक भी सुनेंगे जी। और प्रोफेसर साहब से हम पंजाबी लैंग्वेज पर बात करेंगे और जहां हम सकाफत, तारीख और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहीं जिस तरह हिना ने कहा कि बहुत से ऐसे कल्चर हैं जो कि मांद पड़ रहे हैं पंजाब के, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मैं जमील को कही थी कि मुझे पंजाबी में बताएं कि वेलकम बैक को पंजाबी में क्या कहते हैं। एक बारी फिर तानू जी आया नू कहने आ, तुसी देख रहे हो सुनो पाकिस्तान। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ? हाँ ਅਸੀਂ दोबारा ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर जाहिद हसन साहब हमारे साथ हैं और फोक सिंगर अली बख्श हमारे साथ हैं। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। प्रोफेसर साहब, पंजाबी सकाफत को ज़िंदा रखने की हमारी ये आज एक कोशिश है। यूनिवर्सिटीज़ में तो हम एज अ सब्जेक्ट उसको हम पढ़ लेते हैं और कभी कभी तो मजबूरन भी पढ़ना पड़ता है। जी जी। आपके ख्याल में आप टीचर भी हैं और पंजाबी पढ़ाते भी हैं। पंजाबी पढ़ने की हद तक तो आज भी ज़िंदा है, लेकिन पंजाबी सकाफत की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांद पड़ रही हैं? पहली बात तो है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसी ज़बान के हवाले से बात करना शुरू की और एक ऐसे कल्चर के हवाले से जिसको हम पिछले 75 बरस से बिल्कुल यानी कहना चाहिए नज़रअंदाज करते आए हैं, इग्नोर करते आए हैं। और जो आपने बात की ना कि जी हम पढ़ते हैं, बुनियादी जो मसला या बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम पढ़ते नहीं आए हैं। हमारी तरजीहात में ये शामिल ही कभी नहीं रहा और हमारी आज तक कौमी सतह की 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी और जिसमें हमने कभी भी पंजाबी को शामिल नहीं रखा। बिल्कुल। अच्छा, तालीम का या एजुकेशन का मतलब ये होता है, जितने भी सर्वेज आज तक हुए पूरी दुनिया में, जितनी भी रिसर्च की गई है उसमें यही कहा गया है कि अगर आप बच्चे को बुनियादी तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में नहीं देंगे तो वो उतना ज़हीन नहीं होगा, वो चीज़ों को देख नहीं सकेगा, उस तरह पिक नहीं कर सकेगा जिस तरह उसको करना चाहिए। और हमने यही किया है कि हमने बाकी सूबों में, मुझे ये इसका मतलब है पता नहीं क्यों, ये भी एक हिस्ट्री की एक अलमिया है, एक ट्रेजेडी है कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे हुकूमत शुरू की 1849 में, जब कब्ज़ा कर लिया पंजाब पे, तो उन्होंने सबसे पहले जो रोकी वो ज़बान पंजाबी थी जी। जबकि इसी इलाके में सिंध के सूबे में उन्होंने कहा कि जी सिंधी जो है वो प्राइमरी सतह पे पढ़ाई जाएगी और पंजाबी रोकी जाएगी। तो इस पे हम बात करेंगे अगर आगे कोई वक्त आएगा। उसका मतलब ये था, बुनियादी इशू यही था कि अंग्रेज़ ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन जहाँ से उसे मुज़ाहमत हो रही थी वो सिर्फ पंजाब का इलाका था। आपको पता है कि सबसे आखिर पे जो कब्ज़ा हुआ है अंग्रेज़ का वो पंजाब था। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी रिसर्च की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी वजह क्या है कि इतना रेजिस्ट इन्होंने क्यों किया इतने अरसे तक। हाँ जी। तो पता चला कि ये असल में एक कहना चाहिए कि बहादुर और मुज़ाहमत करने वाली कौम है और ये किसी के अख्तियार में या किसी की उसमें ताबेदारी में, हुक्मरानी में नहीं रहती। Exactly। तो उन्होंने कहा जी इसके फिर पीछे हम इसको क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं जी। एक तो इनकी जो है ज़बान बिल्कुल ख़त्म कर दो और दूसरा इनका कल्चर ख़त्म कर दो। और ये दोनों चीज़ें थी जिनको आज तक हमने यानी अपने पाकिस्तान बनने के बाद कोशिश ही नहीं की कि दोबारा से इसको लागू करें। अब एक बड़ी अजीब बात है, आपके लिए भी होगी, कि हमारे यहाँ प्राइमरी सतह से ये ज़ुबान नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं कोई पिछले कोई 5 बरस से लम्ज़ में हूँ और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ कोर्सेज में पढ़ा रहा था। फिर मुझसे कहा गया कि यहाँ लैंग्वेज एक हमारा है गुरमानी मरकज़ ज़बान व अदब,
तो उसमें हम जो हमारी कौमी ज़बान है, हम इन्हें कौमी, मैं अपने तौर पे इसे कौमी ज़बान कहता हूँ। ये जो बात की जाती है ना रीजनल लैंग्वेजेस या इलाकाई ज़बानें, तो इलाका तो बिल्कुल मुख्तसर एरिया होता है ना। तो क्या पंजाब एक मुख्तसर एरिया है? बिल्कुल इसमें ये बोली जाती है ज़बान। तो फिर 2019 से मैंने यानी मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर पे कोई बात किताब मौजूद नहीं है। तो अब मैंने एक कहना चाहिए कि निसाब बना लिया है, बेसिक जो लैंग्वेज है वो पढ़ाना शुरू की है। हाँ जी। आपके लिए ये बड़ी मतलब हैरत की शायद बात हो कि जब हमारा कोर्स ओपन होता है तो उसकी कैप शुरू में थी, यानी 40 के करीब बच्चे हम उसमें उनको एडमिशन दे सकते थे। तो 1 घंटे के अंदर लम्स के अंदर 40 की बजाय 60-70 बच्चे जो एनरोल होना चाहते थे। वाह। तो पिछले यानी 3-4 बरस में मैं कोई 200-300 बच्चे जो हैं पंजाबी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं अभी भी, यानी कल भी मेरी क्लास थी। तो पहले हम लैंग्वेज शुरू कर रहे थे, अब उसके साथ ही लिटरेचर भी शुरू कर दिया। तो जिस तरह आपने बात की कि एक रिच कल्चर है, रिच जुबान है जी, तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बिल्कुल आप सही कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी है। और ये जो हम कहते हैं ना इंडस सिविलाइजेशन, और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि मोस्ट मॉडर्न जो दुनिया है उससे भी ये ज्यादा तरक्की याफ्ता लोग थे जिस तरह की जी बिल्कुल। हमारे इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने आज इस पे प्रोग्राम रख के तो कम से कम ये होगा कि जो लोग देखेंगे उन्हें एहसास होगा कि हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारी जुबान कितनी रिच है, हमारी सकाफत कितनी रिच है। अभी हमने देखा कि ये साग सरसों के खेतों में फेरे थी, कि वो रोटियां लगाई, और अब हालांकि बहुत सी चीजें नहीं रह गई हैं, लेकिन ये कि जो रह गया उसे संभालना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और खास तौर पर जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात की कि सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जिस आईना अब आप गांव में गई जी, ठीक है, आपको कितनी अपनायत फील हुई होगी इसमें? बहुत। वहाँ के आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा कनेक्शन है मेरा तो वैसे वाकई कनेक्शन मतलब हम सबका है, कनेक्टेड, हम सबका है, लेकिन हम चूंकि उस माहौल से दूर हो गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है और हम अर्बन एरियाज में बहुत फास्ट जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और देहातों में जाके तो फिर ऐसे लगता है अच्छा जिंदगी नई जिंदगी है, बहुत टाइम है, नई जिंदगी और बहुत कुछ, बहुत मुझे भी अच्छा लगा। अली बख्श, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका कुर्ता बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपने ये गुलकारी का आगाज किया, किससे जो है ये आपने इंस्पिरेशन ली, और फिर आपने हमें कोई अच्छा सा पंजाबी गाना भी सुनाना है जो पंजाब के कल्चर को डिपिक्ट करे। जरूर। शुरू तो मैम बस स्कूल से ही मोस्टली जो होते हैं, कोई भी टैलेंट हो वो स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं भी आपको आता है जी। तो मेरे भी एक टीचर थे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हैं अभी, मोहम्मद रमज़ान उनका नाम, मोहम्मद रमज़ान। फिर उनके बाद भी मुझे जो मतलब पॉलिशिंग एरिया जो मेरा था, वो भी एक टीचर है सर शिराज अहमद भट्टी साहब। अच्छा। उन्होंने फिर बहुत सारे नाम, एक लंबी लिस्ट है जी, जिन्होंने मेहरबानी फरमाई। तो इंस्पिरेशन अगर है तो वो सर भी जानते हो, अगर बड़े पंजाबी खास जानने वाले उन्हें जानते होंगे, वो हैं जाहिदा परवीन जी, जिन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी को ऐसे गाया है कि वो लगता है कि ख्वाजा साहब का तमाम कलाम उतरा ही जाहिदा परवीन जी के लिए था। तो अच्छा, वो आपकी इंस्पिरेशन है। म्यूजिकली अगर देखें तो वो उन जैसा किसी ने भी नहीं गाया जैसा। तो आप हमें अभी क्या सुना रहे हैं? मैं फिर ख्वाजा साहब का ही एक कलाम और मैडम जाहिदा परवीन जी का गाया जी। क्या हाल सुनावा वाह दिलदार, कोई महरम राज न मिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मिलदा, दिल यार किते कुरलावे, तड़पावे ते गम खावे, दुख पावे सूल निभावे, दुख पावे सूल निभावे, इहो
हो तौर तेरे बे दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा सोना कदी साडे वेड़े तेरे लख एहसान मने सा वाह 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 आंदा वेख के करसा सजदे तेरे भज भज कदम चुमे सा इन तान करे दियां सैयां नू मैं तेरा हुस्न दिखे सा जे माही तू आ जावे मैं सर नजराना दे सा क्या बात है हाल सुना वाह 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 जबरदस्त वाह, वाह, जबरदस्त Thank you so much. खूबसूरत बेहतरीन और है। जितना दिल से आपने गाया और क्या उतार चढ़ाव है आपकी आवाज में, क्या ताने जमजमे, इतना खूबसूरत आपने गाया है। पंजाबी जबान की जो मिठास है ना, जैसे सराइकी जबान की एक मिठास है। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, बड़ा कहा जाता है जी कि पंजाबी जबान जो है ना थोड़ी बदतमीज लैंग्वेज है। मैं इससे एग्री नहीं करता, ठीक है। लोगों का ये एक परसेप्शन है। आप सिंधी देख लें, सराइकी देख लें, और हमारे जो ज़ुबानें हैं उसमें पंजाबी को कहा जाता है जी बड़ी तू तड़ाम वाली ज़ुबान है। आपका भी यही ख्याल है? अच्छा, बुनियादी मकसद जो अभी मैंने शुरू में बात की थी ना कि क्या वजह होती है कि आप एक नेगेटिव जो है तस्वुर बना देते हैं किसी कल्चर के बारे में, या किसी, अभी आपने ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी सुनी, इन्होंने बताया कि ज़ाहिदा परवीन बहुत बड़ी हमारी गुलजार बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपके अंदर आया है कि जी मैं किसी के साथ बदतमीजी करूँ? बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। यानी एक मोहब्बत का, एक सेकुलरिज्म का, एक अमन का, एक रवादारी का, एक सूफिया का जो हमारा मैसेज था, उसको एक नेगेटिव सेंस में पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई। जी जी। और ये भी एक कहना चाहिए कि कल्चरल जो आप करते हैं ना हमला किसी पे, ज़रूरत इस अमर की है कि हम देखें, हम अपनी माजी की तरफ जाएं, आप अपनी तवारीख को देखें और पढ़ें कि ये क्यों हुआ है। अच्छा, जब ये बात हर जगह की जाती थी तो मैं भी ज़ाहिर है मेरा एक शुरू से होता है, ये भी एक बड़ा नाजुक मसला है जी। कि जब आप बच्चे को, जैसे मैंने शुरू में बात की ना कि पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो शुरू की एजुकेशन जब आप बड़े एक ख़ास ज़बान में देना शुरू कर दें तो फिर उसकी जो सारी मोहब्बत है, सारी जो एक फोकस है वो उसकी तरफ हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो छोड़ देता है अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपने सूफिया को, अपनी सकाफ़त को। तो यही वजह है। अच्छा, मैंने कहा कि जी क्या ये जो बात की जाती है पंजाबी के बारे में, ये क्या दुरुस्त है? पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जिस तरह की ज़बान है हमारी, 2-3 ज़बानें पूरी दुनिया में, आप बिल्कुल, मैं आपको दावा देता हूँ, आप मुतालिया करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरबी ज़बान जी, पोलिश ज़बान और हमारी पंजाबी ज़बान, जिसके साथ म्यूज़िक का, जिसके साथ कल्चर का, जिसके साथ लोगों का एक जो कहना चाहिए ना एक बंधन है, बहुत मजबूत कनेक्शन है, Exactly. इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह यह है कि पंजाबी इतनी रिच ज़ुबान है कि एक लफ्ज़ के लिए, एक बात के लिए कई आपको मुतबादलात मिल जाते हैं, जी जी जी। दूसरी किसी ज़ुबान में किसी नहीं ज़ुबान मिलते। में नहीं है, बिल्कुल। दूसरी बात रहेगी कि जी ये गालियों की, इस तरह की ज़बानें, मैंने फिर इसके पैरेलल दूसरी ज़बानों का, जैसे उर्दू है, दूसरी ज़बानें पर्शियन है, इनका मुतालिया किया कि हिस्ट्री देखनी चाहिए, शायरी देखनी चाहिए। यकीन करें कि हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ रवादारी का और थोड़ा सा पर्दे की बात की जाती है, वहाँ तो खुलम ऐसी बातें की जाती हैं कि आप बच्चों को ना सुना सकते हैं ना पढ़ा सकते पढ़ा हैं। सकते वो हैं। अल्फाज ऐसे हैं, ऐसे अल्फाज हैं, बिल्कुल ओपन है। तो मतलब है कि एक आप माइंड सेट कर देते हैं कि जी ये ज़बान, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही वो डैमेज है जो हमें किया गया, आप deliberately देखें किया गया जी, पंजाबी कि ज़ुबान मैंने जैसे कहा कि आप देखें कि यहाँ पे सूफियों की, जोगियों की, फ़कीरों की कई इकसाम थी जो यहाँ रहते थे, 14 बरस सफ़र करते थे और एक तजर्बा हासिल करते थे। हमारे यहाँ बाबा फरीद जो हैं, गंज शकर रहमतुल्लाह, अभी आपने उनका जिक्र किया, 1165 में उनकी वफ़ात हो रही है जी। और सूफिया के एक फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। और आखिरी हमारे सूफी जो शायर हैं जिनका भी उन्होंने काफ़ी सुनाई, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, जिनकी जो वफ़ात है वो 1904 के करीब होती है। इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं। जी।
एक लंबा सिलसिला है। इससे पहले हमारे गुरुओं की एक शायरी में मिलती है, उससे पहले नाथों की शायरी मिलती है जी। तो एक इस्माइली जो पीर थे उनकी शायरी मिलती है। मतलब हमने क्योंकि अपनी तारीख जो है, अपनी हिस्ट्री कभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ी नहीं है, तो इसलिए हम समझते हैं कि जी हम तो बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम वो कौम है जिसने दुनिया को कल्चर और तहजीब दी है और सिखाई है। सिखाई है, हमने अंग्रेजों को यहाँ से बहुत ज्यादा माल भी दिया है। ये जहाँ से लूट लूट के अफ्रीका से, और उसमें सबसे सही कह ज्यादा रहे हैं। जो अगर आप कभी देखें कोनूर हीरा समेत, जो सबसे ज्यादा चीजें लेके गए हैं वो पंजाब से लेके गए हैं। बिल्कुल। यहाँ रंग पैदा होता था, यहाँ काटन पैदा होती थी, यहाँ गंदम पैदा होती थी, और यहाँ सिंध दरिया पे इनके बहरी बेड़े खड़े होते थे जहाँ हर महीने। और ये जो मंडी है 1904 में फैसलाबाद की बनी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा एरिया था, तो यहाँ से सारी चीजें इकट्ठी करके वहाँ वो लेके जाते थे। आज वो हमें बताते हैं कि जी आपकी सकाफत नहीं है, आपके पास कल्चर नहीं, आपको खाने के लिए नहीं। हम वो कौम है जिसने इनको लिबास पहनना सिखाया, लिबास बनाना सिखाया। यहाँ के जुलाए, यहाँ के माची, अभी आपने वो तंदूर में रोटी लगाई, वो दूर से अब जो हमारी लड़कियां ना वो जरा आग से दूर कतराती बैठती हैं। हैं। आप कभी माजी में देखें, मैंने वो देखता रहा हूँ बचपन में, कि वो जो मछानी होती थी, जैसे हम कहते थे, बेचारी जो सारा दिन पूरे गांव की उसने रोटियां लगानी हाँ जी। होती थी, और नीचे तक जाके तो वो बिल्कुल हमारी माओ की तरह होती थी। बिल्कुल। नाई जो था, जो जितने भी काम करने वाले बिल्कुल, थे, बिल्कुल। वो एक रिश्ता उनका इतना गहरा होता था, और उसी से एक कल्चर बना। और प्रोफेसर उसमें साहब, अपनाइयत आपने- भी बहुत ज्यादा थी। जी, बहुत प्रोफेसर ज्यादा, साहब, बहुत इतनी ज्यादा। अपनाइयत, जी। इतना प्यार, बिल्कुल। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो आपने लूटने वाली बात की। जी। अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो जितनी भी ट्रेन्स हैं और पटरियां हैं और हाँ जो जी। रोड्स हैं और जो क्यों बनाए गए? पानी के जी। वो सारे पानी पे एंड होते हैं। जी, इंटरेस्टिंगली, अगर मैं चूंकि ये बातें करता नहीं हूँ, ठीक है, जी। करनी आप चाहिए। मैं तो ये कराची- कहता पंजाब हूँ। का कल्चर आप आज हमें कराची अच्छा- उठा लें, अच्छा positive आप बातें करनी। पंजाब के बॉर्डर्स को देख लें, ठीक है, आपके पूरे पंजाब के जो ये जो आमदोरफ्त का रोड्स हो या ट्रेन की पटरियां हो, वो खत्म जो है ना, वो पानी पे वहाँ होती जाके, है। क्योंकि वहाँ बैरी बेड़े लगे होते थे। बेड़ी बेड़े लगे होते थे, वहाँ पे और जाना सब था। लोग और आज हमें वो सिखाते हैं कि ये कोई कल्चर नहीं है और असल कल्चर ये है। और बिल्कुल बिल्कुल सही मेरा कह क्या- रहे हैं। हम नहीं सीख रहे उनसे, हम अपना ही चलाएंगे। हम अपना ही चलाएंगे भाई। हमारा बहुत खूबसूरत बिल्कुल। और हमारा जो है ना रंगीन, मैं कहती हूँ प्यारा कल्चर है, और जिसको जितना हमें चाहिए कि हमें इसको रिवाइव करने की जरूरत है। और यंग जनरेशन में फिर मुझे और लगता इसमें है शर्माने की जरूरत नहीं शर्माने है। की- अच्छा, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो लोग अपनी लैंग्वेज को ओन करते हैं, मुझे लगता है वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। अगर मैं सराइकी हूँ और मैं कहीं ऐसी जगह पर बैठी हूँ, अगर मैं वहां पर अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान में बात करने से कतराऊंगी, शर्माऊंगी, तो मैं बहुत शैलो इंसान हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए, जितने भी वालिदैन हैं, वो अक्सर देखने में आता है प्रोफेसर साहब के बच्चों से पंजाबी में, अली बख्श आप भी शायद ये बात से एग्री करेंगे कि बच्चों से पंजाबी में बात ही नहीं करते। मैं यही कि कहने बच्चा लगा था, पंजाबी बच्चे से सीखेगा। बात करेंगे तो इंग्लिश में, और आपस में मियाँ बीवी बात करेंगे तो पंजाबी पंजाबी में। ये क्या तो वो double भाई वो standards है पंजाबी भाई? सिखाएं ना बच्चों को। अच्छा, मुझे पंजाबी जितनी पसंद है, मुझे तो अच्छा सिखों वाली जो पंजाबी है, ठीक है, बहुत हमारा वधिया कल्चर, हुंदी रिच है। कल्चर, और ओह बहुत वधिया होती है, बहुत चंगी है। और मैं पंजाबी। प्रोफेसर साहब की वही बात कि जी। जब हमारा ये बर्रे-सगीर का जो एक पंजाबी कल्चर था, उसमें हम मुस्लिम, सिख, बाकी की जो पंजाबी वो होते थे, मज़ाहिब होते थे, उस ये सब इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। और इसीलिए अंग्रेजों को इतना टाइम लगा कि सबसे पहले उन्होंने, सबसे आखिर में उन्होंने पंजाब जो है ना, बिल्कुल। पंजाब को उन्होंने फतह किया। अली बख्श। ये जो बात, सिर्फ थोड़ी सी मैं बात करूंगा, ये जो बात की जाती है ना पंजाबी के हवाले से, आप देखें अभी भी, यानी आप कनाडा जाएं और देखें कि वहाँ पे अगर 3 बच्चे, और अब जो सिख कम्युनिटी चूँकि बहुत गदर मूवमेंट जब यहाँ से शुरू थी तो चले गए थे, तो वहाँ पे अगर 3 बच्चे ये डिमांड करते हैं कि हमने ये ज़बान पढ़नी है, तो टीचर मुहैया किया जाता है। मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ पे बच्चों को पंजाबी। Yes। तो मतलब ये कि मकसद ये है कि हमने इग्नोर किया। लेकिन खुशी की बात ये है कि आज के प्रोग्राम समेत मुझे कुछ पिछले अरसे से ये महसूस होना शुरू, कल ही 2 बच्चियां मेरे पास आई कि जी हम इस पे रिसर्च करना चाहती हैं जी। कि अगर हम पंजाबी को पूरे पाकिस्तान में पढ़ाना शुरू कर दें तो क्या हो। तो इसका मतलब है कि एक रिवाइवल शुरू हो रहा है, हमें एहसास हो रहा है बिल्कुल। कि हमें वापस लौटना है। वापस तो लौटना ये है। मतलब क्योंकि एक हमारा खुशहाल बहुत बात है। कीमती असासा है। बिल्कुल। अली बख्श, पहले तो पंजाबी में ही मुझे इसका जवाब दें कि आप रियाज कितनी देर
करते हैं रोज ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਬੁਲੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਕਿਸ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਥੀਵੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਟੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ ਪੈਨ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ ਪੈਨ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਗੇ ਸੀ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਗੇ ਸੀ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। वाह 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 क्या बात है, बेहतरीन खूबसूरत, माशाल्लाह। बेहतरीन। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक बारी फिर जी आया नू ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਿ ਟਾਈਮ ਕਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੀ ਆਪਨੇ please ਬਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि अब मैं थोड़ा सा उठूं जी जिस तरह आपने बताया कि एनरोलमेंट 40 से 8 फॉरेन लोग पढ़ना चाहते हैं और जरा यही हमारी आज की एक कोशिश है कि ये सकाफत जो 5000 साल पुरानी हमारी ज़बान सकाफत और ये सारी चीज़ें हैं जो नापैद होती जा रही हैं इसको दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में मज़ीद क्या क्या काम करने की ज़रूरत है? अच्छा मैं बिल्कुल एक तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੁਨੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ जी ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਿੰਕੇਜ Very good ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ
कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, यूरोप ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਮਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ और पूरी दुनिया 'ਚ देखियां जा रही हैं। तो एक रिवाइवल जड़ा है वो शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लोगों में ये एहसास पैदा हो रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है जी। और ये जो खोने का एहसास ही अगर पैदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें वापस अपने कल्चर की तरफ, अपनी ज़ुबान की तरफ जाना है। और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है, अगर आपके चैनल के ज़रिए मैं मैसेज ये उन इदारों तक पहुंचा दूं कि जो सरकारी हैं, जो रियासती इदारे हैं, तो उन्हें चाहिए कि कोशिश करें, अभी वो उस पर सोच रहे हैं कि वो प्राइमरी सतह पे इस ज़बान को पढ़ाने का अगर कोशिश कर लें तो उससे बहुत से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया प्रोफेसर साहब आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्राइमरी स्कूल से ही ये चीज़ शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जो बच्चों की बेस है उसमें पंजाबी को शामिल किया जाए। हमारी लैंग्वेज है, हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और हमें इसको ऑन करना चाहिए, और ये स्कूल से ही चीज स्टार्ट हो सकती है। आपने जो ऑन करने की बात की है ना हिना, बड़ी ये खूबसूरत और प्यारी बात है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से होते होते ना मॉडर्निज्म की तरफ जो जा रहे हैं, बिल्कुल भाई आप मॉडर्न हो, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप अपना आप भुला देंगे जब, तो आप सोचें कि आपके बच्चे जब कहीं इंट्रोडक्शन करवा रहे होंगे कि मैं कौन हूं, तो वो अपनी हिस्ट्री क्या बताएंगे? वो क्या बताएंगे कि मेरा किस इलाके से ताल्लुक है, मैं कौन हूं, ठीक है। और ये नबी के दौर से चलता आ रहा है। बिल्कुल। जो कबीले पहचान होती थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त के दौर से चला आ रहा है। और कबीले जो हैं वो अपनी ज़बानों और सकाफत से पहचाने जाते हैं। और इस लिहाज से मैं समझती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिराइकी सिखाई, मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से। वो जितने भी बच्चे जिनको आज पंजाबी आती है, वो पंजाबी बोलने में फख्र महसूस करते हैं, पंजाबी सीखने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, हम शर्म महसूस कर रहे होते हैं, और हम मॉडर्निज्म के इतने दीवाने और दिलदादा हो गए हैं। क्या कहते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश बोले और उसको पंजाबी ना आए, भाई उसको पंजाबी भी आए, उसको उर्दू भी आए, उसको इंग्लिश भी आए, उसको फ्रेंच भी आए। मतलब पंजाबी जो है, जो पूरी दुनिया में एक मशहूर कौम हुआ करती थी, एक बार फिर वैसे ही करें आप, वैसे ही करें। ये नहीं है और जमील ने भी बहुत अच्छी बात की कि हमारा ना एक मॉडर्निज्म का एक कॉन्सेप्ट बन गया कि मॉडर्न वही है जो अंग्रेजी बोल सकता है, वो बहुत कूल है जी। मॉडर्न आप दिमाग से होते हैं, लैंग्वेज से नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और अली बख्श के पास चलते हैं। अली बख्श, तुसी सानू की सुनांदे पए हो? मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਧਮਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਗਾ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਮਾਲ ਤੇ ਧਮਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਮਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਧਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ स्टोरी क्लोज जो है ना, स्टोरी क्लोज धमाल भी होता है। और धमाल 90% लोग है ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਆਹੋ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। धमाल हो जाए। उचड़ा रोना पीरा तेरा, उचड़ा रोना पीरा तेरा, हेठ वगे दरिया बला जुल लालण, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दा पहला नाम हो लाल मेरी, लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो बला जुले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मावा नू पीरा बचड़े देने, मावा नू पीरा बचड़े देने, बैण नू देने वीर मिला जुले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, लाल मेरी।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वॉचिंग सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और आज हम पंजाब के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने शो सुनो पाकिस्तान में। और ये कैसे हो सकता है कि फूड जो कि हमारी जिंदगी का, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक बहुत अहम जुज है, उसको हम भूल जाएं। और देहाती जिंदगी में खाने पीने में कितनी एहतियात बरती जाती है, और देहाती कल्चर में खुराक जो है उसको किस तरह उनकी लाइफ का वो हिस्सा है, और उसके बगैर उनकी रूटीन जो है वो नामुकम्मल है। इस पे अब हम बात करेंगे खास तौर पर। खास तौर पर हिना, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, साग बड़े कम अरसे के लिए आता है, और साग, मकई की रोटी, मक्खन, चटनी, पंजीरी, पिनिया, ये वो देहाती खुराकें हैं जो नापैद होती जा रही हैं। और आज इस पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लोग गांव और देहातों में रहते हैं, जो कि पंजाब का कल्चर, जिनके बहुत, हम नेचर की जिस तरह बात की, सर मैं भी सुबह गांव में गई हुई थी, जब चाचा जी से बात की तो उनकी खुराक बिल्कुल डिफरेंट थी और फिर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। सारा दिन वो खेतों में फिरते हैं अपने, जो है ना। चाचा जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, वो जब आपने हुक्के का पूछा। मैं नहीं छड़ना, मेरे दादा और बाप से चलता आ रहा है, मैंने पी लिया तो क्या हो गया। अच्छा, मैंने कहा लेकिन इसको प्रमोट करने का हरगिज मकसद कर रहे वो। अच्छा, वो ही वाज सो कॉन्शियस। जब मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी ये क्या है, किस तरह से, उन्होंने कहा तू हाथ नहीं लाना कुड़िए, तेनू लड़ जाना है। आपको पता है ना कि जो हुक्का होता है ना, वो बुजुर्गों की इतनी हार्ट टचिंग उनके साथ फीलिंग होती है ना, जैसे हमारा मोबाइल फोन है। हुक्का बनाने के लिए उसमें गुड़ भी रखा जाता है, उसमें पानी भी, फिर टबैको क्रश किया जाता है, फिर उसके ऊपर कोयले, इतना तरद्दुत किया जाता है, जाते हैं, फिर ऊपर रखे जाते हैं। ठीक है, आजकल का जिस तरह मॉडर्न शीशा। खैर, हम जनाब अभी हम देहात की खुराक पे बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट जो है डॉक्टर मारिया नदीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या आपके लिए कोई अचंभे की बात तो नहीं है ना कि हम क्या बातें हम आज क्या बातें करें, हम कौन सी खुराक के बारे में बात करें। अच्छा डॉक्टर मारिया, पंजाब के कल्चर की जब बात होती है तो पंजाबी फूड, हमारा जो कल्चर का हिस्सा है, वो भी बहुत रिच है। साग है, मकई की रोटी है। तो शुरू करते हैं हम बेसिक से, साग से मकई की रोटी, और फिर मक्खन जो उसके ऊपर हम डालते हैं, और अक्सर मक्खन में ही तड़का लगा लेते हैं। और साग को जो तड़का लगाते हैं लहसुन का, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखते हैं। मैं सुबह हमारे घर में साग ही बन रहा था, और अब जाके जो है वो मैं साग ही खाऊंगी। वाह, तो बहुत जबरदस्त है। सर्दियों की सौगात कहा जाता है साग को। फिर साग में जो है वो उसका भी होता है मेथी का साग, सरसों का साग, पालक भी उसमें इस्तेमाल की जाती है, और सिराइकी में और भी बहुत सारे नाम हैं, जमाऊ और पता नहीं क्या क्या किसका साग। तो बताइएगा साग की अफादियत कितनी है, और न्यूट्रिशनस वैल्यू क्या है इसकी? मकई की रोटी के साथ खाएं तो क्या अफादियत है, और वैसे अगर हम उसको खाएं तो क्या अफादियत है उसकी? बिल्कुल, हमारे ये देहातों का नहीं है, बल्कि शहरों में भी ये उसी तरह, जैसे जैसे देहात के लोगों ने शिफ्ट किया शहरों में, तो वो हर घर में जो है इसकी हम देखने को मिलता है कि यही कॉम्बिनेशन जो है साग का मकई की रोटी के साथ इसका इस्तेमाल होता है। और ऑब्वियसली ये जब देहातों से निकला था तो आप उनका लाइफस्टाइल देखें कि वो यही कॉम्बिनेशन खाते थे सुबह नाश्ते में, और वो सारा दिन काम करते थे। तो हम लोगों का एक चीज ये है कि अगर हम ये लोग खा रहे हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज रिचेस्ट इन कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज क्योंकि फैट्स से अच्छी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाती है। तड़का लगता है, फिर इसको मक्खन के साथ, मकई की रोटी के ऊपर भी मक्खन की एक डली रख दी जाती है जी, कि ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट आए। तो बेसिकली कैलोरीज में तो काफी रिच है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो यू हैव टू बर्न दोस कैलोरीज, अगर आपको वजन के कोई मसले हैं या इसके अलावा। बाकी जो कॉम्बिनेशन, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की एक फैमिली आ रही है, इसमें बाथू का इस्तेमाल भी होता है, इसमें धनिया, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। तो प्रॉपर एक ग्रीन जो हमारे, उसमें ऑब्वियसली हमारे पास आयरन जो है वो अच्छी मिकदार में हमें मिल रहा होता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कॉम्बिनेशन हमारी मकई की रोटी के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स जो है उसमें ऐड हो जाते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं जिसमें जिंक है वो ऐड हो जाता है, और सारे विटामिन्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्न्स में, हाँ जी, कॉर्न्स में देयर आर मेनी विटामिन्स आर प्रेजेंट। तो वो बेसिकली हो जाता है। लेकिन वो ही चीज़ है कि इस कॉम्बिनेशन में एक्सेसिव फैट आ रही होती है, तो उसको हमने बर्न करना, वरना यमीलिशियस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है जी। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये भी बताएं कि किस क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए? मतलब अगर हम ले रहे हैं, एक प्लेट हम दिन में खा सकते हैं 3 वक्त? बहुत सारे लोगों, पूछने का मतलब ये, अगर बर्न नहीं करना तो हम कितना खा सकते हैं? व्हाट इज द एक्यूरेट आई वुड से क्वांटिटी, कि अगर हम उस क्वांटिटी में उसको लेते हैं तो हमारे लिए ठीक है?
बिल्कुल उसमें ये चीज़ ऑब्वियसली माइंड में रखनी है, पोर्शन कंट्रोल को हमने रखना है कि अब इस तरह के कॉम्बिनेशंस डेली बेसिस पे तो नहीं होते जी। ठीक है, एज अ ट्रीट हम ले सकते हैं कि वंस इन अ वीक जी। ट्वाइस इन अ वीक ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि हिकमत में गरम सर्द का एक बहुत कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन खाने के बाद आप देखेंगे कि आपको एनर्जी हो रही है और हरारत भी एक feel होती है। हाँ हरारत फील होगी, क्योंकि कैलोरीज जितने हाई कैलोरिक फूड्स होते हैं वो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो आपको की बॉडी हीट तो डॉक्टर साहब इसके साथ जो लस्सी का कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है कि जी साग, मकई की रोटी, मक्खन और फिर लस्सी, और तो वो लस्सी जो है वो हरारत को बैलेंस normal करने कर में देगी, जरूरी मुतदिल है? कर उसको देगी। मुतदिल कर देगी। और लस्सी के बारे में एक कॉन्सेप्शन है कि सिर्फ वो समर ड्रिंक ही है, जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आप विंटर्स में भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे, जैसे हम ठीक फ्रिज है। में ठंडा कर रहे होते हैं समर्स में, आपके रूम टेम्परेचर पे भी उसका टेम्परेचर बड़ा सर्दियों में अच्छा तो हो yes, जाता है normally। और इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें भी वी हैव अ वैरायटी ऑफ लस्सी, जिसमें चाटी की लस्सी है जो मोस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो फैट फ्री होती है। कभी उसका yes, 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 yes। जो वेट वॉचर्स हैं दे कैन यूज चाटी की लस्सी, चाटी। दूध में बना के नमकीन लस्सी वो भी ली जा सकती है, मीठी लस्सी दही में भी बनाई जाती है। Okay। तो ये कॉम्बिनेशन इसके साथ ये, क्योंकि वो ही बात है कि मुतदिल कर देगा। और साग खाने से बहुत सारे लोगों को स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, तो ठीक कभी है। ओवर ईट भी कर लेते हैं या वो ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा दिनों तक खा रहे हैं, क्योंकि तो साग ये गर्म होता है इसलिए साग या फिर गर्म हम- होता है नहीं, उसका थोड़ा सा डाइजेशन में Digestion इशू कर problem, सकता है। तो okay। लस्सी का जो कॉम्बिनेशन है एज अ वो help करती सोर्स है ऑफ उसको। प्रोबायोटिक, वो उसको हेल्प करता है डाइजेशन में। डॉक्टर मारिया, फिर ये भी कहा जाता है कि साग को इतना ना पकाएं कि उसका कलर जो है वो ग्रीन से वो ब्लैक काला- में काला काला हो हो जाए, जाए। और yes। अक्सर जो हम साग खाते हैं, मैंने तो अभी तक ग्रीन साग वैसे टू बी ऑनेस्ट नहीं खाया, जो घरों में भी पकता है, मतलब उसका कलर वो पक के थोड़ा सा blackish हो नहीं, जाता है। थोड़ा सा ब्लैकिश नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अच्छा। डार्क ग्रीन, लेकिन बिल्कुल ब्लैकिश तो नहीं फिर होना क्या चाहिए। टेम्परेचर भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो उनका कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। अगर आप उसकी फायदे खत्म हो जाती डार्क है। ग्रीन तक चला जाए, ब्लैकिश तो ऑब्वियसली अच्छा, आपकी इस- बहुत ज्यादा ओवर कुक हो गया बिल्कुल ना। आपकी इस बात से मुझे एक सवाल याद आया कि कुछ लोग बनाते हैं और फ्रीज कर लेते हैं और फिर उसके छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं वो महीना 2 महीने भी चलते हैं। तो क्या होता है कि वो हर बार जब पकता है और तड़का लगता है तो वो मजीद ब्लैकिश की तरफ होता जाता है। तो वो जरा बता दें कि क्या ऐसा करना मुनासिब है? देखिए, जब- फ्रेश फूड जो बनता है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। जो चीज फ्रेशली बन रही है और फ्रेशली कंज्यूम हो रही है, हाँ, अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो बहुत लंबे अरसे तक ना करें, कि 1-2 हफ्ते का मार्जिन एक रखें। और वही बात है कि जब आपने एक दफा उसको कुक कर दिया है तो उसको निकाल के कुक नहीं करना, उसको गर्म करना। गरम करना है इतना गर्म करना है कि एक बॉयल आए और आप उसको फ्रेश तड़का लगाना या चाहते फिर हैं तो उसको you can have आप it। हाफ डन करके रख लें, हाफ डन हाफ डन करके फ्रीज कर लें और ताकि जब आप कहीं निकालें- ओवर कुकिंग वाला ऑब्वियसली ना आए, क्योंकि एक चीज आप ऑब्वियसली उसका कलर आपको बता रहे हैं तो वो ओवर कुक हो रही है। हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइए कि पिनिया, एक तो पहले बताइए कि बनती क्या है, उनसे क्या डालना जरूरी है। पिन्नियों की जो एग्जाम है पिन्नियों ना, की- शादी की पिन्नी अलग होती है, सर्दियों की पिन्नी अलग होती है, अलसी की पिन्नी, फिर सूजी और मैदे की, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते वैसे I हैं, फिर didn't इसकी know एक this। नेक्स्ट ये मुझे नहीं पता था। शादियों में देहातों में ये कल्चर है कि बांटी जाती हैं पिन्नियाँ? यस, जब बात पक्की होती है या निकाह होता है तो वो पिन्नियां बांटी जाती हैं, घरों में भेजी जाती है और अच्छे खासे बड़े जमील, साइज आपको की पता होती है हैं। मुझे गांव से गिफ्ट आया था चावल की बनी हुई पिन्नियाँ, चावलों की किसी भी ने पिन्नी आती भेजी। हैं, yes। लेकिन वो इतनी, मैं कहती हूँ, फुलफिलिंग थी कि अगर आप आधी पिन्नी खा लेते हैं तो पूरा दिन भूखी नहीं हाँ, रहती थी। yes, ऐसे ही है। मतलब बहुत अच्छा, heavy फिर होती है। पिन्नियों का जो एक जो नेक्स्ट लेवल है वो है पंजीरी। तो उस पंजीरी में भी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ बहुत सी और चीजें भी डाली हैं। इनकी अफादियत क्या है, कितना खाना चाहिए, क्या चीज इसमें नहीं होनी चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में, और क्या ये बिल्कुल। क्या सिर्फ सर्दियों में ही हम ले सकते हैं? ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी सर्दियां आई हैं तो पिनिया बना लो, सर्दियां आई हैं तो पंजीरी बच्चों को दे दो, घर में रख दो। क्या इसका कोई लिंक है सर्दियों से, या हम इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पिनियों को, पंजीरी को ग्रानुला बॉल्स प्रोबेबली कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। हाँ, ग्रेनोला बॉल्स को तो अब आप कह लेना मॉडिफिकेशन हो गई ना। ठीक है। अब पिनियों की एक फॉर्म हमें ग्रेनोला बार्स में भी मिल रही है, ग्रेनोला बॉल्स में भी मिल रही है। डेट बॉल्स बड़े इन हो गए हैं आजकल के बच्चे, वो पिनिया नहीं खाते, उनको थोड़ी सी शेप चेंज चाहिए, उनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो खा लेते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ट्रेडिशनल हमारी चली आ रही है पिनिया, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल, इसमें आप एक इंग्रेडिएंट देखें ना, उसमें ज़्यादातर नट्स, सब में नट्स जी, का nuts। इस्तेमाल है।
तो बेसिकली नट्स का सोचा जाता है कि जैसी सर्दियाँ आएंगी तो मेवा जात का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेवा जो है, नट्स जो है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको थ्रू आउट द ईयर उसको लेना है, अच्छे बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो नट्स लेने हैं। ऑल्दो आपकी क्वांटिटी मैटर्स कर सकती है, क्योंकि इस वक्त सर्दी ऐसी होती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम नट्स थोड़े से रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ सकती है। गर्मियों में रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, पानी हम ज्यादा पी रहे होते हैं। yes. तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो समर ड्रिंक्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सत्तू होता है और सरदाई होती है, उनमें भी नट्स का इस्तेमाल, बादाम का शरबत होता है। तो कुछ चीजों की रेसिपी जो है चेंज हो जाती है समर्स में, और कुछ चीजों की हमारे पास विंटर्स में, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की तो रहती है थ्रू आउट द ईयर। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह चारों मगज हो गए, मम्किन सीड्स हो गए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सर्दियों की पंजीरी में ही ऐड की जाती हैं। लेकिन मैं अपने डाइट प्लान्स में इनको थ्रू आउट द ईयर रखती हूँ कि दे आर द गुड पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स वो नहीं हम लेंगे, वो तो गर्म होते हैं, तो फिर मैं उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना देती हूँ जैसे आप दही में ले लें, मोतदिल हो जाए, अगर उनके दिमाग में ये वहम बैठा हुआ है। वरना मैं उनको हमेशा ही चीज बताती हूँ कि गर्म सर्द का कॉन्सेप्ट तब होगा अगर तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, पानी कम पीते, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी भी चीज गर्म लग जाए। अगर आप फिजिकल एक्टिव है, पानी ज्यादा पीते हैं, अच्छा सोचते हैं, स्ट्रेस स्लीप अच्छी है, तो आपको जितना मर्जी खाते पीते रहेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने ये खाया था, ये गर्म लगना है। जितना ज्यादा उसके ऊपर सोचेंगे, ये खाऊंगा तो गर्म लगेगा, ये खाऊंगा। अब एक कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन को देखें कि बहुत ज्यादा चीज आप ओवर क्वांटिटी में खा रहे हो तो वो चीज मसला तो अगर पिन्नियां बनाते हैं तो क्या दिन की एक पिन्नी खा लें, खा सकते हैं, कितनी खा लें? डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल ना हिना के ज़हन में आ रहे हैं। अच्छा, पिन्नी अगर खानी है, किस साइज की होनी चाहिए? हमारे घर में बनी है, कुछ अम्मी ने वो ग्रैनुलर बॉल्स बनाई है और वो इतनी छोटी छोटी है, मतलब दे आर लिटरली वेरी बाइट साइज वो उन्होंने बनाई है, लेकिन वो आप दिन में 3 दफा खा सकती हैं। वो भी आधी खा रही होती हूँ। सुबह दोपहर शाम में डिपेंड्स वो पिन्नियाँ कौन सी है, उनके ऑब्वियसली रेसिपी क्या है, क्योंकि मैंने काफी अरसा उकाड़ा में काम किया और वहाँ पर मैं खुद पिन्नियाँ हम बनवाते थे, अलसी की पिन्नियाँ बनवाते थे, और हमने खुद रेसिपी जनरेट की हुई थी, और उसमें यही था कि हमने गुड़ का इस्तेमाल था, उसमें सूजी की जगह, क्योंकि सूजी मोटापा करती है, तो हमने उसमें भुने हुए आटे का इस्तेमाल किया था, और नट्स का, कमरकस का, चने भी आप डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों मगज का इस्तेमाल है, क्योंकि चारों मगज आर द वेरी गुड सोर्स। अच्छा, ये नट्स जो हम जिनकी बात करें ना, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास DHA, EPA आते हैं, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं। स्किन में खुश्की हो जाती है सर्दियों में, तो उसके लिए एक अच्छी लुब्रिकेशन हमें प्रोवाइड। अच्छा डॉक्टर मारिया जी, मुझे फूल मखाना याद आ रहा है, सॉरी वो क्योंकि हम आगे ना गुजर जाएं। जमील, कहाँ पे सारी जिंदगी गुजारी है आपने, इतनी चीजों का आपको पता है। सब पंजीरी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा ना कि हमने खुद उसके रेसिपी उसमें फूल मखाने भी, उसमें अच्छा लोग करते हैं इस तरह के सिलेक्ट, एक लंबा एक रेसिपी होती है उसकी इंग्रेडिएंट्स की, तो उसमें अपनी मर्जी की चीजों को वो ऐड कर देते हैं। बिल्कुल, फूल मखाना और एक और भी गूंदे होती है, गूंद कतीरा से डिफरेंट वो और है, ये गूंदे होती है, ये चारों गूंदे होती है, गूंदर कहते हैं उसको ना। तो इसको जो है ना वो चिड़ता है, ये पहले चिड़ाते, ठीक है, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर ये मिश्री की तरह होता है, फिर ये क्रश हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है फूल मखाना की? और क्योंकि बहुत सी माएँ बच्चों को भी देना जो है वो उसको प्रेफर करती हैं। फूल मखाने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अफादियत के मालिक होते हैं, और इनको हम किसी कैटेगरी में नहीं लेकर आते ना, वैसे ही पड़े होते हैं तो कोई भी नहीं खाता। ये हमें कहते हैं कि पंजीरी में ही डलेंगे तो डलेंगे। इनको इंग्लिश में हम फॉक्स नट्स कहते हैं, और ये प्रोटीन्स में इनका हमने कभी सोचा भी होगा, हम कहेंगे सिर्फ चिकन और मटन और एग्स में प्रोटीन होती है, इनमें होती है। और इसकी बड़े मज़े की रेसिपीज़ आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में स्टूडेंट्स के साथ रेसिपी मॉडिफिकेशन करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने फूल मखानों की चाट बनवाई, अच्छा, जो जैसे चना चाट होती है, बिल्कुल उसी तरह सालसा सॉस अलहदा बनवा के, और बड़ी चटपटी सी चाट, उसे हल्का सा सौते करके वो भी आप बना सकते हैं, जैसे दही बल्ले बनते हैं, इनको उसी तरह
आप थोड़ा सा सौते करके ये क्रिस्प हो जाते हैं। Fry उनको किया उसको। योगर्ट में डाल दें, साथ सैलेड डाल दें, साथ आलू डाल दें। तो ये देयर आर डिफरेंट वेज टू कंज्यूम these। और ये ऐसी चीज है जो हेल्दी ऑप्शंस में आती है और हम डाइट में भी इसको देते हैं कि अननेसेसरी स्नैकिंग का दिल कर रहा है तो जहाँ सही। पॉपकॉर्न्स कहते हैं हम खा लें, तो आप फुल मखाने भी तो प्रोटीन का एक रिच सोर्स है रिच ये। सोर्स रिच सोर्स नहीं, मीडियम सोर्स। मीडियम Medium सोर्स source है। है, ओके okay, अच्छा डॉक्टर मारिया ये भी बताइएगा, चटनी जो है आज भी अगर हम देखें तो वो देहातों में, गांव में, इनफैक्ट शहरों में भी बनाई जाती है। अम्बियों की चटनी, अम्बियों आम की की बिल्कुल चटनी, आम की, उसकी भी अफादियत बताइए। और ये भी बताइए कि क्या वो अक्सर लोगों का होता है कि आलू बुखारे की चटनी जो है वो खाने के बाद अगर वो- थोड़ी सी खा ली जाए तो हाजमा तो अच्छा हो हाजमा जाता है। अच्छा हो उसमें जाता है। अजवाइन डाल लें, उसमें कलवंजी जमीन, डाल ये लें। रेसिपी ये आप ये साथ-साथ आलू ही बुखारे का बताते हैं। काम नहीं है, ये अजवाइन और ये जो डल रहे हैं ना, ये हाजमा हाजमा हाजमे के करते लिए हैं। साथ में लहसुन भी उसमें छोटे वाला डाला जाता है, देसी लहसुन भी। लहसुन, प्याज और धनिया और उसकी वो Exactly, अलग है चटनी। ये वो जो लहसुन आपको नजर आ रहा है ना, वो आलू बुखारे में चारों मगज होते हैं, वो लहसुन नहीं Yes। डलता। आलू बुखारे की चटनी में कभी लहसुन नहीं डलता। ठीक है। लहसुन, प्याज और धनिया, पुदीना, मिर्चें, इसकी अलग चटनी है। अच्छा एक वो टमाटर की चटनी अलग है। टमाटर की चटनी में जो हम आलू घर बुखारे में की अलग बनाते है। हैं कूट के, इंस्टेंट चटनी है वो, हाँ। कि आपने उसमें ग्रीन चिलीज डाली, हरा धनिया डाला, मैं पुदीना अपनी डाला। बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि खुदारा बच्चों को ये टोमेटो केचप, टोमेटो गार्लिक सॉसेस से निकालें जी, और ये घर में आप टोमेटो गार्लिक सॉस इस तरह कूटी हुई आप उनको दाल चावलों के साथ दें, उनको बिल्कुल। कटलेट्स वो खा रहे हैं, शामी कबाब खा रहे हैं, जो लहसुन वो कुटा हुआ साथ वो कॉम्बिनेशन हमारा अनारदाने का है या हमारा धनिया पुदीने का है, वो कॉम्बिनेशन और वो जो फ्रेशनेस है, वो अरोमा जो है, आजकल के बच्चे दे आर मिसिंग दीस थिंग्स इन देयर कुजीन। और 5 मिनट का काम है। तो इसमें भी ऐसा क्या भी नहीं है कि फायदे हैं? बहुत कोई इस पे मेहनत ये करना आपकी पड़ेगा। exercise मैनेजमेंट नहीं है, है। आपकी प्रिपरेशन है कि आपने अपनी ज़्यादा प्री प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने उसी टाइम कूटा और उसको सर्व कर लिया फ्रेश करके। या शेक कर लें। हाँ, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी चटनियाँ ये बहुत मुफीद है। अच्छा। ऑल्दो जो हम आम की चटनियों और आलू बुखारे की चटनियों की बात करें, उनके अंदर बस एक मसला ही होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर्स डलते हैं, अम्बियों की बाकायदा चटनी में शीरे खास बनाए तौर पे। जाते हैं और वो मुरब्बे होते हैं। क्या गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमारे कुछ टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो गए, हमें तेज मीठा पसंद है, जी। तो अगर गुड़ का भी इस्तेमाल करना है तो ये माइंड में रखें कैलोरीज सेम है चीनी वाली, बस वी आर अडॉप्टिंग अ हेल्दियर ऑप्शन देन व्हाइट शुगर, कि हम देख रहे हैं कि गुड़ एक हेल्दियर Yes। ऑप्शन है जो कम प्रोसेस से गुजरी है। बिल्कुल। हिना चटनियों से आगे, चटनियों का कोई सवाल तो नहीं रह गया, मैंने कहा आगे कुछ जहाँ मिस ना और कर भी दें है। हम। आगे जहाँ और भी है, और वो जहाँ है अचार और मुरब्बों का। अरे वाह। अचार और मुरब्बों का, क्योंकि मुरब्बे भी घर में ही बनाए जाते हैं और अचार भी घर में। अचार सरसों के तेल का या फिर सिरके सिरके में का, बनाया और उसमें ये जरा इसको भी कंट्रोल Quickly कर इसको दें। ये control भी करना। हमारे प्रिजर्वेटिव मेथड्स जो आते हैं कि आपने किसी भी वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करना है इन अ टेम्पटिंग वे, तो हम अचार की तरफ चले जाते हैं और दे आर वन ऑफ द हेल्दियर ऑप्शन, आपके हाजमे के लिए भी अच्छे हैं और आप उसको अपने रोज़मर्रा उसमें शामिल कर सकते हैं, उसमें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay। ठीक है, अच्छा। मतलब आप आम का डालना चाह रहे हैं, नींबू का डालना चाह रहे हैं, हरी मिर्चों का डाल रहे हैं, तो आपको विटामिन सी और जितने उसमें विटामिन मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। मुरब्बों में वही वाली बात कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर्स आ जाते हैं जी। तो सेब का मुरब्बा अगर खाना है तो बेहतर है कि आप सेब खा लें, या गाजर का मुरब्बा खाना है तो हाँ। बेहतर है कि आप गाजर खा लें। ठीक वो है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर्स जो जा रहे हैं ना, ये क्योंकि प्रिजर्वेटिव मेथड्स में आ रहा था कि जैसे आम का मुरब्बा है, आम समर्स में है, अगर सर्दियों में आम खाना है तो उसका मुरब्बा खा लो। तो वेट वॉचर्स और जो इनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, उनको तो मैं कहती हूँ कि आप धो के खा लिया करें। लेकिन डॉक्टर अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आमला और अड़ीर का मुरब्बा होता है, वो लोग हमारे बड़े देहातों में भी और आजकल भी उसकी बड़ी अच्छी फायदे, तो आमला इटसेल्फ जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। उसका भी यही है कि अगर वो आपको वैसे मिले जी तो आप उसको वैसे खा लें। मुरब्बे में वही बात है, आपको अच्छी तरह Sugar धो level के ज्यादा उसका शुगर सारा निकाल के स्ट्रेन करके लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सेसिव कैलोरीज जाएंगी और इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, जितनी भी चीनी की फॉर्म में होती है वो एम्प्टी कैलोरीज होती लेकिन है। डॉक्टर साहब आप जो जैम है कमर्शियल, बच्चों को ब्रेड पे जैम देने की बजाय ये ज्यादा अच्छा नहीं मुरब्बा अगर दिया आपने जा सेब का सकता है। मुरब्बा अच्छा बनाया alternate हो है या क्या? गाजर का। हाँ नहीं, जैम एक्सेसिव शुगर तो दोनों में ही जा दोनों रही में ही है, है, ठीक है, हाँ। और वो प्रोसेस्ड है, वो प्रिजर्वेटिव है। Yes। तो अब बहुत सारे आजकल बच्चों में ऐसे मसाइल आ रहे हैं जैसे हाइपर एक्टिविटी है और बच्चे टिक के नहीं बैठ रहे, फोकस नहीं है बच्चों का, तो उसमें हम सबसे पहले व्हाइट शुगर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। restrict Okay, करते हैं। that is तो because इस of white वजह sugar, से okay। जो है ना थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत होती है। जरूरत है। There are many other alternatives, पीनट बटर है, आप घर में वो बना सकते हैं, आमंड बटर है,
उसको हनी के साथ Healthy mix alternatives करके, बहुत सारे, उसको बिल्कुल। हनी के साथ मिक्स करके यू कैन स्प्रेड इट ऑन आप स्लाइस। अजवा और हनी का पेस्ट बड़ा अच्छा जी, बना सकते हैं घर में, बिल्कुल जो बिल्कुल ब्रेड इस स्प्रेड पर का भी हम बड़ा कभी अच्छा काम आराम करते से हैं। बात हाँ, करेंगे कि बिल्कुल। क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया Thank you very डॉक्टर much, मारिया, डॉक्टर साहिबा। आपने हमें आगाह किया और वो तमाम चीजें जो कि अब हमारे कल्चर का हिस्सा तो लेकिन लोग खा रहे होते हैं और और आप क्वांटिटी में देखिए क्या जी कि डॉक्टर साहब ने सब चीजों की इजाजत दे दी है, अचार की भी, मुरब्बों का उन्होंने बता दिया लेकिन है, खा के शुगर बैठ बहुत है। नहीं जाना। हाँ, खा एक्सरसाइज भी के करनी बैठना नहीं है। एक्सरसाइज भी करनी है यार, हम बहुत जल्द क्योंकि ना- हम सुस्त हो हमें- जाते हैं ना सर्दियों में, रजाइयों में घुस जाते हैं, कंबल में घुस जाते हैं, तो खा के अपनी फिजिकल एक्टिविटी और पानी भी कम पीते हैं हम सर्दियों में। यस तो हमें चाहिए कि हम बहुत जल्द, थैंक यू वेरी मच Thank डॉक्टर you so साहिबा, much, हम डॉक्टर हमें चाहिए साहिबा। हम बहुत जल्द ना एक्सरसाइज का एक सेगमेंट इन करें Exactly. ताकि लोगों को सुबह सुबह एक मोटिवेशन मिले कि हमने सुबह उठते ही जो है ना वो एक्सरसाइज भी करनी है Calories और burn भी करनी कैलोरीज है। बर्न भी करिए, जितना मर्जी आप खाएं, जितनी मर्जी डाइटिंग करें, लेकिन एक्सरसाइज करना भी बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके Yes. बगैर तो मुझे लगता है लाइफस्टाइल एक्सरसाइज। Yes. लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। इंटरनेशनल डे ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन कल मनाया जाएगा और उस पर आज हमने इस पर बात करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि डिफरेंटली एबल पर्सन्स जो हैं हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और उनको एक्सेप्ट करना, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना, उनको बकअप करना और उनको भी ये बताना कि ये एक नॉर्मल लाइफ है और उनका साथ देना हर मामले में, ये बहुत ज़रूरी है। इस एंगल से हम इस पर आज बात करेंगे बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही होता है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि इन लोगों का ख्याल रखना है और ये भी हमारी तरह ही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जो इस वक्त गेस्ट भी हैं, मैं बगैर टाइम ज़ाया कि उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया शफीकुर रहमान साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है माइलस्टोन सोसाइटी की, और उनसे जब बात हो रही थी उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू, जिस तरह से आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बता रहे थे ब्रेक में, और आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से आपने तालीम हासिल की, तब ये व्हील चेयर्स भी नहीं हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह से आपने शुरू किया, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया, सुनो का बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुनने के लिए यहाँ पे मदऊ किया, जो कि हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैं 6 माह का था जब मुझे पोलियो हो गया था। अच्छा। और रीज़न उसकी ये थी कि एक्सपायरी डेट वैक्सीनेशन थी जो अप्लाई की गई थी। मेरी गुड लक ये कि मेरी माँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। वो बहुत ज़बरदस्त खातून थी। उन्होंने मुझे पूरी ऑनरशिप के साथ जी थप्पड़ मार मार के और अच्छे तरीके से नॉर्मल सोच के साथ परवान चढ़ाया। हाँ जी शुरू में मुश्किलात थी, बिकॉज व्हीलचेयर का कंसेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। जी। सामान की तरह उठा के हमें एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता था, या अगर मैंने खुद कहीं जाना होता था तो बरामदों में जैसे क्रॉलिंग कर रहे हैं लोग या इस तरह। जी। तो बहुत सारे दोस्त थे जो स्कूलों के बरामदों में ऐसे क्रॉलिंग करके तालीम हासिल करने जाते थे। और बात तो बड़ी मज़े की है, यानी हमारी माएँ एक कमीज़ के साथ 2 शलवारें हमारी सिलवाती थी। रीज़न ये होती कि एक शलवार घुटनों से फट जाती थी क्रॉल कर करके ना, तो घुटने बाहर आ जाते थे, चांद की तरह बादलों से बाहर आ जाते थे। खैर, तो इस तरह का बचपन था। फिर यूनिवर्सिटी तक ऐसे ही गुजर, पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता रहा मैं। 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में 125 रुपये से मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फैक्ट्री है। ये 90s की बात है। ट्रैवल भी तो किया, उसके बारे में भी बताइए, कहाँ कहाँ आप गए, आपने तालीम हासिल की, क्या क्या किया, सारा कुछ बताइए अपनी जर्नी के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने की कोशिश करता था और सही इसलिए नहीं पढ़ सका कि टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं थे, नाश्ते के बगैर जाना होता था, बिकॉज तालीम हासिल करना हमारे लिए इंतहाई नामुमकिन है। लोग समझते हैं कि ये हमारी डिसेबिलिटी की वजह से, जो कि एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का झूठ हमारे है। दिमाग की डिसेबिलिटी। नहीं मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, सांचा, बेसिकली ये हमारी डिसेबिलिटी है। यस, ये ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, वो हमें एडजस्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल। उसे फिजिकल बैरियर बनाए हुए हैं कि कहीं ये माशरे का हिस्सा ना बन। पहले हमें हिस्सा नहीं बनने देता माशरा, फिर कहता वो यार मजदूर है। ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए हम इस पर बात कर आज हमने रहे हैं। प्रोग्राम एक रिसर्च किया के है। मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 15% अफराद जो हैं वो डिफरेंटली एबल है।
जिसे ठीक है, और WHO इसलिए हमें ये बात ये कुछ अर्सा पहले तक ही होता था, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में होता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब थोड़ा माशरे में एक तब्दीली आती जा आ रही रही है। है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ये बात बिल्कुल सही है। आपके हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, पढ़ाई का निजाम हो, आपकी सेहत का निजाम हो, इतनी मुश्किल होती थी, रैंप्स नहीं होते थे, Even व्हील shopping चेयर्स malls नहीं की अगर होती बात की थी, शॉपिंग जाए। लेकिन अब उस अब पे कर रहे उस हैं पे काम कर रहे हैं। अब उस पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जिस जमाने में हमने ये स्टार्ट किया ना, पाकिस्तान में पहली एक्टिव व्हीलचेयर थी जिस पे मैं बैठ के जापान में चला गया स्कॉलरशिप पे, वहाँ स्टडी करके अच्छा, आया। जापान कब गए जी, आप? मैं 2001 में लीडरशिप ट्रेनिंग पे गया था। ठीक है। अच्छा, और लगे माशाल्लाह, शुक्र मैं 19 मुल्कों में टॉप किया था मैंने अपनी अरे वाह। सेशन में। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और 2003 में मैं जापान पार्लियामेंट में भी सेनेटर याशिरो के साथ भी काम करता रहा। ओके। और आई ट्रैवल अराउंड 50 कंट्रीज में ट्रैवल किया मैंने। काम मेरा ये है कि दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं बड़े, उन्हें एक्सेस ऑडिट करना होता है उनका, ठीक कि है। इंक्लूसिव हैं, तमाम इंसानों के लिए एक्सेसिबल हैं, इस तरह का काम है मेरा। ठीक है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो व्हीलचेयर प्रोड्यूस कर रही है अभी। टेक्नोलॉजी हमने जापान से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दी 2003 में। तो हम एक्टिव व्हीलचेयर्स बना रहे हैं, कस्टमाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। लोग यहाँ पे कस्टमाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन इज़ अ ह्यूज साइंस। बस पूरी एक साइंस है कि सर से लेके पाँव तक इंसान के वेट को, उसकी डिस्बिलिटी, एबिलिटीज़ को, ब्लैडर पोजीशन को, स्पाइन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, उसको सारी रोबोटिक चीज़ें। करना है जी पूरा, सर, वो और पूरा बिल्कुल, हाँ। साइंस है एक। लेकिन अभी ये पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो रही है ग्रेजुअली, तो इस तरह बस जिंदगी गुजर है। गुजर- तो माइलस्टोन सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, उस जी। सोसाइटी के बारे में बताइए। ये पाकिस्तान की बड़ी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी ये, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ने बनाई। 13-14 साल की उम्र में हमने बनाई। जी। और इसके फाउंडर मेंबर जो थे सारे, वो माशाल्लाह आज भी इसी मिशन पे हैं। और माइलस्टोन जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने डोनेशन नहीं लेने, अच्छा, एंटी डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो तो फिर किस तरह से किस तरह- मैनेज और करते और हैं हम आप लोग लोग पाकिस्तान में finances को? शायद, सॉरी बात कर रहा जी। हूँ, हम पाकिस्तान में शायद अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं पर्सन अरे विद वाह, डिसेबिलिटी। जबरदस्त। हमारा अपना ऑफिस है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने बिजनेस डेवलप किए हैं, सोशल बिजनेस। जो सर्विसेज हमारी कम्युनिटी को दरकार हैं, वो हम उसको बाकायदा साइंस बना के बिजनेस के फॉर्मेट में प्ले कर रहे हैं हम लोग। ओके, ओके। उससे इनकम जनरेट हो रही है, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। जस्ट इमेजिन कि पर्सन विद डिसेबिलिटी व्हीलचेयर यूज़र खुद ही व्हीलचेयर्स बना रहे हैं अरे वाह, और उन बच्चों को दे रहे हैं जो हमारी तरह जिनके बचपन घरों में कैद हो गए हैं, जिन्हें कैद कर दिया गया है। बिल्कुल। मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कोई कर रहा बात नहीं, कोई बात नहीं। हूँ। रीज़न उसकी We understand. बस वो बड़ी अजीबोगरीब रीज़न ये है कि दो सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड कर दी जाए ना इंसानों को, हाँ तो जी। उनकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है 100%। असल में रियलिटी में इंसान डिसेबल होता ही नहीं है। जब बिल्कुल। अल्लाह की तख्लीक है ना, अगर ना चलना डिसेबिलिटी है या ना बोलना डिसेबिलिटी है, तो सारे इंसान पैरालाइज पैदा होते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते वो डिसेबल हो या मुबारक हो, ये नहीं कहते। और वो दो चीजें क्या हैं, किस तरफ आपका इशारा था? एक कम्युनिकेशन डेवलप कर दें, चाहे टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के साथ। चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है या डेफ लोग हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस दे दें, कम्युनिकेशन डेवलप कर दें। फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ मोबिलिटी डिवाइसेस ऐड कर दें। उसके बाद उनको ना पूछें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, फिर उनकी मेहनत है, डेस्टिनी है, फिर एक्सक्यूज़ भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो ऑनरशिप लें अपनी ज़िंदगी की एज अ कंट्रीब्यूटर। जैसे हम टैक्स पेयर हैं, मैं टैक्स देता हूँ पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी बात अच्छा है। टैक्स देता बहुत अच्छी हूँ, बात बहुत है। सारे सियासतदानों से ज़्यादा टैक्स देता हूँ। जी। तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूटर जब तक नहीं बनाएंगे, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बन रहा है। बर्डन रहेगा ये। हमने जानबूझ के 10, आपने फरमाया 10 से 15% WHO वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं, रिसर्च है यूनिवर्सली। तो ये लोग जो इकोनॉमी पे बर्डन है ना, ये $6.9 बिलियन का लॉस होता है हर साल इकोनॉमी का, कि पर्सन विद डिसेबिलिटी घरों में है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की एसेट $7.6 बिलियन रह गए शायद आज की फिगर से। यस, जस्ट इमेजिन कि हम इतनी बड़ी ह्यूज चांस को हम जाया कर ज़ाया देते कर हैं, रहे घरों में कैद करते हैं। आपने शफीक साहब पूरी जी दुनिया, सर। जिस तरह आपने बताया, मुख्तलिफ ममालिक फिरे, आपको पाकिस्तान में तो चैलेंजेस जिस तरह आपको फेस करने पड़े पढ़ाई में भी और आगे बढ़ने में भी, तो पूरी दुनिया में इसका क्या निज़ाम है? वो किस तरह से Treat करते वेलकम हैं, करते उनका हैं, रवैया ट्रीट क्या करते होता हैं, है? या उन्होंने क्या मैकेनिज्म क्या बनाया? सर, जो यूरोप और अमेरिका या फिर पैसिफिक कंट्री जैसे साउथ कोरिया या जापान है, ये लोग इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं,
इनको पता है कि इनका कंज्यूमर ज़ाया हो रहा है घर में बैठ के। जापान में जो पैरालाइज लोग हैं, जो मूव नहीं कर सकते, अपना हाथ नहीं खिला सकते, खाना खुद नहीं खा सकते, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। अच्छा, 5 मिलियन जॉब्स हैं जापान में अटेंडेंट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, पैरालाइज लोगों के लिए। ये मनी साइकिल है सर, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है उनका सिस्टम। यस, हम लोग इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स ज़ाया कर देते हैं। हम इसी बात से बाहर नहीं निकले कि एनो की होया है, मतलब मैं अभी बाहर जाऊंगा, लोग कहेंगे पैंट की हो इस तरह। अगर मैं पूछूं ना पैंट तानु क्यों नहीं होया, तो इसका जवाब किसी के पास किसी नहीं। के पास भी नहीं है। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग व्हील यूज कर रहे हैं, कोई कह रहा है याला मैं टोयोटा दी व्हीलचेयर दे दे, होंडा दी व्हीलचेयर दे दे, है ना? अरे वाह, जाहिर है बहुत ना? अच्छी बात अच्छी की बात है की आप। शफीक सारे रहमान डिजाइन कोई साहब कह रहा है ने। छोटी व्हील दे, देखो बड़ी बड़ी व्हील दे। है ना? सारे ये कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। जिनकी जरूरत है उनके लिए व्हीलचेयर ही नहीं है, गाड़ी नहीं है। अब अपनी जहाँ से व्हीलचेयर गुजरनी है सड़कों से, जी उधर कभी आपने सीढ़ी देखी? नहीं, साड़ी गड्डी ले सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, रैम्प्स नहीं होते। है ना? बात तो आप बिल्कुल ठीक है। ये बस आसान सी बात है लोगों और को आपकी एक बात तो इतनी खूबसूरत है और अगर इतनी लॉजिकल है कि पूरी दुनिया में वो ये सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स घर में जाया कर जी सर। और हम ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए बोझ है। बर्डन है। हाँ ये जी। इतना बड़ा डिफरेंट Difference है, है। सोच का ही डिफरेंट है और इसी को बदलने का की जो है ना जरूरत है। जरूरत है और इसीलिए हम इस पर आज इस हम पर बात करें। भी करें। शफीकुर रहमान साहब, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एतमाद, कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत जरूरी जी है मैम। और मुझे लगता है कि ये शुरू घर से होता है। जी। आप बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपने प्रॉब्लली 50 से ज्यादा कंट्रीज में, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग, जी। ट्रैवल भी किया जी, है। जी। तो बताइएगा कि एतमाद कैसे पैदा किया जाए डिफरेंटली एबल पर्सन में, और वालदैन का कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी या फिर पिवटल रोल है इस सारी सिचुएशन में? देखिए, मैं एक छोटा सा रिसर्चर भी हूँ, यूनिवर्सिटी डॉर्टमंड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता रहूँ, जर्मनी या इस जी। तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहूँ। दुनिया जहान की जो रिसर्चेज अभी मौजूद है ना दुनिया में, उनको अगर मैं सिंपली अपनी ज़ात के हवाले से देखूँ ना, आसान तरीन, तो ये सारे मसाइल का हल जो है ना, वो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम में है। सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर सारा कुछ है, बेशक। 100%। ये जब से मैंने तर्जुमा पढ़ा, मैं तो हैरान हूँ कि बाहर ऐसी टकरे मार रहे हैं, हम अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ था। देखें, इंसान बेहतरीन तख्लीक है, तो फिर डिसेबिलिटी कहाँ है? डिसेबिलिटी हमारे रिसोर्सेज के अंदर है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर है, वसाइल के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। जो हम लोग इंसान को लेबल करता है, यूरोप ने कहा जी ये 4 किस्म के होते हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं, हम भी कह रहे हैं हाँ जी स्पेशल एजुकेशन, वाह जी वाह 4 किस्म होती हैं, डिसलेक्सिया की 19 होती हैं, सेरेब्रल पॉल्सी की 27 होती हैं, हम भी ये पढ़ते थे। और वहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन तख्लीक है। तो फिर डिसेबिलिटीज़ तो हमारी मिसमैनेजमेंट थी ना। यस। और अपना रोल हम ले नहीं सके सर। डिसेबिलिटी जो है वो सोसाइटी में, सोसाइटी में, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन में, सिस्टम में। और एक मज़े की बात है, अगर आप जा सकते जी जी ज़रूर। देखें, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त ज़बरदस्त किस्म के, फिट किस्म के लोग हाँ जी। हमारे सिस्टम के अंदर बैठे हैं, जो अपनी चाय नहीं बनाते, बिल्कुल। वो बैल बजाते हैं, बंदा आ जाता है। मैं समझ गया हूँ आप कहाँ क्या और कह रहे हैं। पैरालाइज लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो करवट नहीं ले सकते, टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। हमारा ह्यूमन रिसोर्स नॉन डिसेबल लोग बिल्कुल। दफ्तरों में बैठ के ज़ाया कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारे पास अटेंडेंट सर्विस के पैसे नहीं हैं। यस यस यस। यार, वसाइल हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के हमारे सिस्टम के अंदर एक बीमारी है, वाकई फिजिकल डिजीज़ है जी। उस डिजीज़ का नाम मैंने रिसर्च करके ना सारी ज़िंदगी लगा के उसका नाम मैंने रखा है प्रोटोकॉल सिंड्रोम। बहुत है, बहुत है, Protocol कूट syndrome। कूट के भरा है सर हमारी ये society में। ये डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहा है हर लेवल पे। मसलन एक बंदा है, उसको क्या तकलीफ है, वो काली ऐनक लगा के तो बाद में ऐसे भी करना वेस्ट कोट पहन के उससे सिर्फ 4 पैसे आने की हाँ देर जी। है। वो 4 से 8, 8 से 16 होगा, वैसे वैसे प्रोटोकॉल बढ़ता सही जाएगा। बात ये है। जो सिंड्रोम है ये वाकई है। और इसी ने जो आप देखें, मैं सानियो कंपनी का मालिक था जापान में, जिसके साथ मैं काम करता था, रोजाना अपनी बिल्डिंग के सामने सफाई करता था कि मेरे टावर, ट्विन टावर के सामने अगर कोई और सफाई करेगा ना तो ये मेरी इंसल्ट है। वो उनकी एक एक बिल्डिंग की एसेट जो है वो हमारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी से ज़्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक हम लोग ये वाली जो
शोबाजी वाली और प्रोटोकॉल वाला ये बिल्कुल। नफ्सियाती इस मर्ज सिंड्रोम से खत्म नहीं निकलना होगा ना, पड़ेगा, yes। बिल्कुल तब तक हमारे सारे हर लेवल पे डिसेबिलिटी आती रहेगी। आती रहेगी। नायब कासिम खासे सिस्टम खत्म होने चाहिए, पीए सर्विस खत्म होनी चाहिए गवर्नमेंट लोगों में, ऑफिस ये में। मैं शफीक साहब आपकी बात को अगर बढ़ाऊं ना थोड़ा सा, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, ये वो बादशाहत और वजीरों वाला जो कल्चर था ना, जी सर। और वो गोरे ना हमें जाते जाते वो दे गए बेसिकली, वो हमें बड़े बड़े एकड़ों में गवर्नर हाउसेस दे जी, गए, जी। ठीक है कि ये आपकी शहनशाहत जी। है, तो बाहर आपकी रियाया है, तो डेमोक्रेसी किधर है, तो अवाम का किसने सोचना है और सिस्टम किसने बिल्कुल। चलाना है। बात आपकी बिल्कुल कनेक्टेड है कि ये जो एक सिंड्रोम है ना, प्रोटोकॉल सिंड्रोम, जी, जी। इसको खत्म होना बहुत जरूरी है सर। और हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो मेरा काम है वो मैंने ही करना मैंने ही करना है। और आपने जो मिसाल दी कि दफ्तर में बैठा एक अफसर अगर चाय नहीं बना सकता तो फिर मुल्क डिसेबल कैसे तो वो भी हुआ जो एक चम्मच नहीं हिला वो सकता, मुल्क कैसे चलाएंगे? वो मुल्क कैसे चलाएगा। एक छोटी सी बिल्कुल। चाय नहीं बना सकते। बिल्कुल आपने सही कहा शफीकुर बिल्कुल। रहमान साहब, वक्त का पता ही नहीं चला और आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारा भी दिल नहीं चाह रहा कि हम आपसे भी इजाजत लें, लेकिन चूंकि टाइम कम है, जाते जाते देखने वालों को डिफरेंटली एबल पर्सन के बारे में आप कोई मैसेज दे दें, डिफरेंटली एबल पर्संस को भी और हमारी सोसाइटी को भी क्या मैसेज क्या मैसेज मैं देना चाहेंगे? आपकी इजाज़त से ये कहना चाहूँगा कि वालिदैन को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की ओनरशिप लें। आप अगर डाउट में आ गए ना तो ये माशरा डाउट में है। अपने बच्चों में कमतरियाँ या कोताहियाँ तलाश ना करें, उनकी जो एबिलिटीज़ है ना जी उनको पॉलिश करें, सपोर्ट करें। मेरे वालिद साहब मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक मिर्ज़ा साहब, जी वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने, जद्दोजहद करने का बताते थे, लेकिन साथ बताते थे, हमेशा बताते हैं कि यू ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बी रियलिस्टिक। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह का शुक्र तभी निकलेगा जब अपनी ओनरशिप नहीं, बेशक बिल्कुल अपनी ओनरशिप नहीं है ना तो जिंदगी फिर सुनी सुनाई है। बिल्कुल ऑनरशिप बहुत लेनी पड़ेगी। शुक्रिया बहुत अच्छा शफीकुर और रहमान खूबसूरत साहब। मैसेज दिया आपने शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बहुत जॉइनिंग शुक्रिया, अस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक के बाद आप आते हैं, स्टे विद अस। आपको पता होगा इसके बारे नो नो क्लू सीरियसली। एंड वी आर वेलकम बैक बैक नाज़रीन। आफ्टर द ब्रेक। यू आर और- वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब बात करते हैं अपने सेगमेंट की, जिसमें ज्यादातर हम सवाल पूछते हैं अपने नाज़रीन से। मैं जमील से, जमील मुझसे, और उसका नाम है क्या आप जानते हैं। वेलकम टू क्या आप जानते हैं। आज का पहला सवाल है, वो क्या है जिसके मुझे नहीं पता। 6 मुंह हैं? ये अच्छा था। वो क्या है जिसके 6 मुंह हैं लेकिन मेकअप नहीं कर सकता? सकता और सकती में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है। 21 आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता। अब देख, अब मुझे नहीं पता। एक मिनट सकता लग रहा है, सकती नहीं लग रहा। ओके तो कोई थोड़ा जानवर दिमाग है, लड़ाएं, थोड़ा कोई दिमाग जानवर है, लड़ाएं। ये बता दें। कोई जानवर है, जानवर नहीं है, चीज है कोई, कोई चीज। अच्छा 6 मुंह खेल से हैं। रिलेटेड है। कितने मुंह है और आंखें कितनी है? नाज़रीन वो क्या है जिसके 6 मुंह हैं 6 मुंह लेकिन हैं। मेकअप नहीं कर सकता, 21 आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता। खेल से रिलेटेड जवाब है, इतना बड़ा क्लू दे दिया मैंने हिना आपको। लेकिन आई माइट बी इवन रॉन्ग। क्रिकेट, फुटबॉल। बचपन में बहन भाइयों ने आपस में बहुत ये खेल खेला है। अब उसको ऐसे कुछ मारते हैं जो लुड्डो, लुड्डो का दाना। लुड्डो का दाना। अच्छा नाज़रीन मैं बता दूं आपको कि हम कम्युनिकेशन कर रहे थे पैनल पे, तो इसलिए आपको पॉजेज आए होंगे अभी कि वो कुछ बोल रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब भी थोड़ी थोड़ी हिंट देने की कोशिश कर रहे थे। लुड्डो का दाना इज द आंसर। ओके, क्या अब है जी? आपका। 6 मुंह है उसके लेकिन मेकअप नहीं कर सकता और 21 आंखें हैं। 21 आंखें क्या मतलब? प्रोड्यूसर साहब समझाइएगा। 21 आंखें क्या? डॉट्स मतलब डॉट्स 21 हैं अगर उनको प्लस किया जाए तो टोटल, अगर गिना जाए तो मतलब कि लुड्डो का दाना। अच्छा ओके, उसके 6 मुंह हैं, मतलब 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स और मेकअप नहीं कर सकता और और उसके दाने जो है वो आंखें कर लें आप उनको, और अगर उनको टोटल काउंट करें तो वो लुड्डो का दाना इज द राइट आंसर जनाब। अच्छा। हिना छा गई आप, सही जवाब दे दिया। इतने हिंट्स के बाद तो कोई भी गेस कर लेगा। वो कौन सी खाने की चीज है जो आधा फल और आधा फूल है? आधा फल और आधा फूल है। नहीं, उसको फल भी कहा जाता है और अच्छा फूल। आधा फल और आधा फूल है। मैं फौरन टमाटर कहने लगा था कि वो सब्जी भी है और फल भी है। बात वो कौन सी फूल खाने एंड की चीज है फल। जो आधा फल तो और मुझे भी- आधा फूल है? आधा फल और आधा फूल है। आधा फल और आधा फूल प्लीज है। मूली ना कह देना कि ऊपर से फूल की तरह होती है। कौन सी मूली? नहीं, गोभी आती है, गोभी जरूर होती है फूल की तरह। फल 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 फल। सोचें प्रोड्यूसर साहब, तब तक आप मुझे तो हिंट दे देना, मेरा सवाल है, मैं नहीं बताऊंगी। आधा फल और आधा फूल, आधा फूल। नाज़रीन प्लीज सोचे बता ना, दें प्रोड्यूसर साहब, सोचे मुझे ना, मैं सोचे। हिंट तो दे पाऊं आधा ना। फल और आधा फूल।
आधा फल। अच्छा एक मिनट, मैं हिंट आपको देती हूँ। हाँ, hint देना। मीठी चीज है, मिठाई। मिठाई अच्छा मिठाई रिलेटेड है। अच्छा मिठाई रिलेटेड है। मिठाई में ऐसा क्या है? मिठाई में ऐसा क्या है? मिठाई में आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, मिठाई गुलाब जामुन, में बर्फी, और क्या होता है? उसमें सोचें। आधा फल और आधा फल और आधा फूल है। फूल। असल में वो फूल नहीं समझ आ रहा। हाँ जी। हाँ। एक और हिंट दे दें प्रोड्यूसर साहब प्लीज। मैंने नाम भी ले लिया है जमील। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, यस। गुलाब फूल, जामुन फल। फल। ओह यस 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 यस। अच्छा मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि शायद वो देखने में ऐसा नहीं, होगा मैं भी यही कि वो सोच आधा रही थी फल और आधा फूल होगा। लेकिन प्रोड्यूसर मैंने नाम भी ले प्रोड्यूसर लिया। साहब अच्छा फंसाया आपने। वी मस्ट अप्रिशिएट। और अच्छे सवाल थे आज के, जरा ट्रिकी एंड मजेदार सवाल थे। यस नाज़रीन, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और ये भी मेरा ख्याल है जरूर हमारे शो में बताइएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो सब्ट्रैक्ट करने का कहेंगे। फिर भी क्या ऐड कर सकते इतना हैं? कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। होना चाहिए इंशाल्लाह जी। और फ्यूचर में भी हम इस तरह के कल्चर्स को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारी सकाफत का हिस्सा है। आज हमने पंजाबी कल्चर और हमारे को, शो का वो प्लान भी है इंशाल्लाह। प्लान भी है इंशाल्लाह। पहले सारा ही कुछ बता नहीं देते हैं, बताना, पहले ही बता आप देते सारा हैं ना कुछ आपको। इंटरेस्ट भी तो थोड़ा टाइम दे। सस्पेंस नहीं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ओके जी, ओके जी। और आई एम श्योर कि आपको आज का ये प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने पंजाबी कल्चर को सेलिब्रेट किया, आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।